अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ड्रीम गाइडर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो फॉरेन स्कॉलरशिप विन करना चाहता है या कोई प्रोफेशनल जो है वो फॉरेन स्कॉलरशिप जो है उसको अवेल करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है और जो पोर्शन मैं कवर अप करूंगा वो उसको ध्यान से सुने और उस पर ऊपर अमल करने की भी कोशिश करें। सो आज का टॉपिक जो है वो है आइल्स के हवाले से कि आइल्स जो है ये बेसिकली क्या है, इसकी बेसिकली अहमियत क्या है, फॉरेन स्कॉलरशिप को विन करने के लिए इसकी कितनी ज्यादा इसकी जरूरत होती है और अगर एक बच्चा जो है जिसके पास आइल्स का टेस्ट का रिजल्ट मौजूद है और दूसरा जो है जिसके पास नहीं है तो इन दोनों में बेसिक फर्क जो है वो क्या है और किसके चांसेस जो हैं वो स्कॉलरशिप विन करने में ज्यादा है। आज इन सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं कि जनाब आइल्स की। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि मैं किन किन चीजों को जो है वो आज कवर अप करूंगा। मैं पहले आइल्स के बारे में आप लोगों को जनरली बताऊंगा। आइल्स के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके टेस्ट फॉर्मेट इसका बेसिकली किस तरह का होता है, किस तरह के इसके अंदर क्वेश्चन बेसिकली आते हैं, फिर इसके जो बैंड स्कोर है बेसिकली वो कितने होते हैं, कि आइल्स में कितने बैंड्स होते हैं, हर पोर्शन के अलग अलग जो है वो कितने बैंड्स होते हैं उनके हवाले से डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा जी कि आपके पास जो लिसनिंग वाला पोर्शन आपका होता है वो बेसिकली क्या होता है, इसको मैं ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब करूंगा। फिर एकेडमिक रीडिंग वाला जो पोर्शन या रीडिंग वाला जो पोर्शन आइल्स के अंदर होता है उसके हवाले से डिस्कशन होगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राइटिंग का पोर्शन जो होता है वो आइल्स में क्या होता है और एट द एंड जो है वो स्पीकिंग के बारे में बात होगी, जो कि टोटल 4 पोर्शन होते हैं जो कि आइल्स के अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इन सब चीजों को जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्क्राइब करूंगा। इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के अंदर आइल्स की प्रेजेंटेशन में मैं इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करूंगा, एक जनरल ओवरव्यू दूंगा आइल्स का और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सीरीज जो है ना वो प्रेजेंटेशन की जो है ना वो स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह ताला और ये लेक्चर्स की शुरू करूंगा जिनमें हर पोर्शन को जो आइल्स का हर पोर्शन है इंडिविजुअली उसको मैं डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं जनाब आज का हम लोगों का टॉपिक जो क्या है आइल्स, उसकी अहमियत के हवाले से और फॉरेन स्कॉलरशिप को विन करने में इसका क्या किरदार है उसके हवाले से बात होगी। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि आइल्स होता क्या है। सबसे पहले तो इस चीज का पता होना चाहिए। तो आइल्स जो है जिसको कई लोग आइलेट्स भी बोलते हैं, आइल्स भी बोलते हैं, ये बेसिकली एब्रिविएशन होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का। यानी कि ये बेसिकली ये एक ऐसा क्राइटेरिया है, ये एक ऐसा प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है, ये एक ऐसा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है जो कि बेसिकली ये बताता है कि कोई भी इंसान इंग्लिश बोलने में, सुनने में, पढ़ने में और लिखने में जो है वो कैसा है। तो अगर कोई भी बंदा जो है वो इस चीज को प्रूव करना चाहता है कि भाई मेरी इंग्लिश जो है ना वो ओवरऑल अच्छी है तो उसके लिए जरूरी है, और वो बाहर जाके पढ़ना चाहता है या बाहर जाके काम करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो आइल्स का टेस्ट जो है वो दे और उसके नतीजे में अगर उसका जो है टेस्ट स्कोर जो है वो अगर अच्छा आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी इंग्लिश जो है वो बेहतर है, उसकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर है और उसकी बेस पे ना सिर्फ उसको अच्छी जॉब मिल सकती है बल्कि इसके साथ साथ जो है वो बाहर स्कॉलरशिप भी विन कर सकता है। और अगर कोई भी बंदा अपना बिजनेस करता है तो उसके लिए भी इन चीजों की जरूरत होती है अब जिंदगी के किसी न किसी स्टेज पे। ठीक है जी। अब ये जो पर्टिकुलर आपका टेस्ट स्कोर होता है ना आइल्स का, ये तकरीबन 2 घंटे और 45 मिनट का जो है ना ये टेस्ट जो है ये कंडक्ट किया जाता है। अराउंड 2 घंटे और 45 मिनट का किया जाता है। इसके अंदर टोटल जिस तरह के मैंने बताया कि 4 इसमें पोर्शंस होते हैं जिनमें एक आपका लिसनिंग का होता है, एक आपका स्पीकिंग का होता है, एक रीडिंग का होता है और एक राइटिंग का होता है। टोटल 4 पोर्शंस होते हैं। ठीक है जी। अब उसके अंदर जो आपका 3 इसके अंदर जो पोर्शंस होते हैं ना आइल्स के वो एक ही दिन कंडक्ट किए जाते हैं सारे के सारे। कौन कौन से? जिनमें आ जाता है जी आपका लिसनिंग का, रीडिंग का और राइटिंग का। ये 3 पोर्शंस होते हैं ना आइल्स के, ये टेस्ट डे वाले दिन जो आपका मेन टेस्ट डे होता है उस दिन ये तीनों पोर्शंस जो होते हैं ना वो कंडक्ट किए जाते हैं। जबकि आपका जो स्पीकिंग वाला पोर्शन होता है ये टेस्ट डे के अलावा 7 दिन के अंदर अंदर, यानी कि मेन आपका जो टेस्ट डे जिस दिन आपका मेन टेस्ट होता है उसके 7 दिन पहले या 7 दिन बाद के अंदर अंदर जो है वो स्पीकिंग का पोर्शन कंडक्ट किया जाता है। इस तरह आपका टोटल 4 पोर्शंस आइल्स के जो है वो कवर अप हो जाते हैं। अच्छा जी। अब इसके अंदर होता बेसिकली क्या है कि जो इसके टोटल 9 जैसे कि मैंने बताया बैंड्स होते हैं।
इसके आइट्स के टोटल 9 बैंड्स होते हैं और उनमें जितने आपके बैंड्स 9 मैक्सिमम बैंड्स इसके 9 होते हैं, तो जितने ज्यादा 9 के पास आपका जो है वो स्कोर जाता जाएगा उतना ज्यादा आपको जो है वो उसका फायदा होगा कि यानी कि अगर आपके 7 बैंड्स आते हैं या 7.5 बैंड्स आते हैं या 8 बैंड्स आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी है, इंग्लिश बोलने की, पढ़ने की, लिखने की और सुनने की एबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि आपका आइट्स का स्कोर जो है वो बहुत अच्छा आया। समझ रहे हैं ना बात? यानी कि जितना 9 मैक्सिमम बैंड्स के पास आपका स्कोर आएगा, इसका मतलब यह है कि उतना ही ज्यादा आप जो है ना वो इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी अच्छी हैं। अच्छा, और अमूमी तौर पर अब यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि सर कितना टेस्ट स्कोर जो होता है ना वो जनरली रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली जो टेस्ट स्कोर आइट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है ना वो 6.5 तक अगर आपका स्कोर मौजूद है ना, तो आप किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर अमूमन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगेन ये हर स्कॉलरशिप के ऊपर जो है ना ये वेरी करता है। किसी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया जो है वो 6 बैंड्स का भी होता है, किसी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया आइट्स का 6.5 बैंड्स का होता है, कहीं पे 7 होते हैं और कहीं पे 7.5 बैंड्स भी टेस्ट स्कोर जो है वो जो है ना वो रिक्वायर किए जाते हैं। ये आपने ध्यान में रखनी है बात। अच्छा, अब इसके अंदर जो दो इसके पोर्शंस होते हैं ना, इस आइट्स के अंदर 2 पोर्शंस होते हैं, उनमें एक आपका लिसनिंग का पोर्शन होता है और एक आपका रीडिंग का पोर्शन। ये वाले जो 2 पोर्शंस होते हैं ना, इन दोनों पोर्शंस में 40 सवाल जो है ना वो पूछे जाते हैं। दोनों पोर्शंस में 40 सवाल आपसे पूछे जाते हैं और हर सवाल का 1 नंबर होता है। ठीक है जी, तो जितने क्वेश्चन के आंसर आप सही देते जाते हैं उतने आपके नंबर जो है वो बढ़ते जाते हैं, और जितने आपके नंबर बढ़ते जाते हैं उतने आपके टेस्ट बैंड्स जो है ना वो भी बढ़ते जाते हैं। अब एक चीज समझने की ये है कि टोटल आइट्स में 9 बैंड्स में से आपको जो है ना वो स्कोर दिया जाता है, यानी आपकी रेटिंग की जाती है कि 9 बैंड्स में से आपने कितने बैंड्स लिए हैं। तो अगर किसी बंदे ने 6 बैंड्स लिए हैं, 7 बैंड्स लिए हैं, 8 बैंड्स लिए हैं, तो फिर उसके हिसाब से देखा जाता है कि यार इस बंदे की इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी की एबिलिटी जो है वो कैसी है, या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश की जो है वो कैसी है। अच्छा, अब ओवरऑल 9 बैंड्स भी होते हैं, बल्कि इसी के साथ साथ इसके अंदर जो इंडिविजुअल इसके पोर्शंस होते हैं ना आइट्स के, जैसे लिसनिंग का पोर्शन आ गया, स्पीकिंग का आ गया, रीडिंग का आ गया, राइटिंग का आ गया, इन सब के अंदर भी हर एक में इंडिविजुअली आपने 9 में से बैंड स्कोर करने होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर लिसनिंग में टोटल 9 बैंड्स होते हैं, उनमें से आप 9 में से 9 बैंड्स भी ले सकते हैं। लाइक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टूडेंट है, उसने जो लिसनिंग था उसमें 9 में से 9 बैंड्स जो है ना वो स्कोर किए थे। तो लिसनिंग के अंदर आप 9 में से बैंड्स आप स्कोर करेंगे, फिर आप स्पीकिंग में से 9 में से बैंड स्कोर करेंगे, फिर राइटिंग में से करेंगे, फिर आप जो है ना रीडिंग में से करेंगे। फिर उनको एवरेज करके आपका जो है ना वो एक रिजल्ट निकाला जाता है आइट्स का, और उसकी बेस पे फिर आपका टोटल टेस्ट स्कोर जो होता है ना वो जो है वो एवेल्युएट किया जाता है कि यार ये जो बंदा है इसकी इंग्लिश बोलने की, पढ़ने की, लिखने की और सुनने की एबिलिटी जो है वो कैसी है। ठीक है जी, तो इस तरह जनाब आपकी जो आइट्स की टेस्ट स्कोरिंग जो होती है वो ऐसे होती है, ये आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि जो जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर लिसनिंग और रीडिंग ये 2 पोर्शंस जो होते हैं ना, ये इनमें 40 आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, और जितने क्वेश्चन के आंसर्स आप ज्यादा देंगे उतना ज्यादा आपका टेस्ट स्कोर का जो रिजल्ट है वो आपका जो है वो अच्छा आएगा। अच्छा जी, अब बात आ गई यहाँ तक तो मैंने जनरल ओवरऑल बात बताई। अब मैं आपको ना थोड़ा हर एक को अलग-अलग पोर्शन वाइज जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि सबसे पहले मैं आपको लिसनिंग के हवाले से एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप टेस्ट सेंटर के अंदर जब आप देने के लिए जाते हैं, टेस्ट देने के लिए जाते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है जी कि वहां पे सबसे पहले जो है ना लिसनिंग का पोर्शन जो है ना वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है जी, अब लिसनिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपको चेक किया जाता है कि यार ये बंदा इंग्लिश सुनने में कैसा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें जब आप किसी भी दूसरे मुल्क में आपने जाना है, पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं या आप काम करने के लिए जा रहे हैं, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना तो फिर आपके लिए मैनेज करना वहां बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसका आना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, चाहे आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में अच्छी होना इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जो लिसनिंग वाला आपका पोर्शन होता है उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो सबसे पहले टेस्ट के अंदर कंडक्ट किया जाता है उसमें आपको ना मुख्तलिफ किस्म की ऑडियोज सुनवाई जाती है। उन ऑडियोज को आपने सुनना होता है, और उनको सुनने के बाद आपने जो है ना वो फिर जो है वो आपने करना होता है उसके जो है आपको उसके मुताबिक क्वेश्चन के आंसर आपने करने होते हैं, और उन क्वेश्चन के आंसर जितने आप आंसर सही करते जाएंगे उतना ज्यादा आपका जो है वो टेस्ट स्कोर जो है लिसनिंग का जो है वो इम्प्रूव होता जाता है। तो 9 में से 9 बैंड्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 40 के 40 सवालों के आंसर आपको ठीक करने होंगे, तो आपके 9 में से 9 बैंड्स आ जाएंगे। जितने क्वेश्चन के आंसर्स आपके गलत होते जाएंगे उतना 9 में से बैंड स्कोर आपके कम होते जाएंगे। 8.5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 7.5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन पीछे आते जाएंगे। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है।
फिर इसमें क्या होता है, टोटल 30 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है ना ऑडियो सुनवाई जाती है। 30 मिनट के अंदर अंदर लिसनिंग के पोर्शन में ऑडियो सुनवाई जाती हैं और उसके अंदर जनाब टोटल आ जाती हैं 4 इसके अंदर सेक्शंस होती हैं। लिसनिंग के अंदर टोटल 4 सेक्शंस होती हैं जिनको आपने जो है वो सुनना होता है 1 बाय 1, यानी मुख्तलिफ किस्म की ऑडियोज होती है ना वो आपको सुनवाई जाती हैं और हर ऑडियो में तकरीबन आपको 5 मिनट दिए जाते हैं सुनने के लिए। तो टोटल 20 मिनट के अंदर आपको 4 मुख्तलिफ ऑडियोज होती हैं वो सुनवाई जाती हैं इंग्लिश में, ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर, और उसको सुन के फिर आगे आपने उसके क्वेश्चंस को आंसर करना होता है जो कि क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगेन सिंपल सी वही बात है कि जितने क्वेश्चन के आंसर आपके ठीक होंगे उतना आपका बैंड स्कोर जो है वो ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ये जो टेप आपको सुनवाई जाती है ना, मुख्तलिफ ऑडियोज जो सुनवाई जाती हैं वो सिर्फ एक दफा सुनवाई जाती है, यानी कि ये नहीं है कि अगर आप ऑडियो को सुन रहे हैं और बीच में जो है ना वो आपका जो है ना वो माइंड इधर उधर चला गया और आप ऑडियो को नहीं सुन पाए हैं तो वो रिपीट नहीं होगी, वो आवाज चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो इसलिए आपका कंसंट्रेशन का लेवल जो है ना इस स्टेज के ऊपर लिसनिंग के हवाले से बहुत अच्छा होना जरूरी है। और ये कैसे हो सकता है, वो हो सकता है प्रैक्टिस से। तो जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आवाज को सुनने की प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ज्यादा इंग्लिश को सुनने की आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा लिसनिंग के अंदर आपके अच्छे बैंड जो है वो आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि सर हम लिसनिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि आप कोशिश ये करें कि आप इंग्लिश न्यूज को सुने। इंग्लिश न्यूज कौन सी सुनिए, बीबीसी की सुने, कोशिश करें। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की न्यूज जो है ना वो आप सुने, CNN की न्यूज आप सुने। बल्कि मैंने जब इंग्लिश की प्रैक्टिस करता था ना या लिसनिंग की प्रैक्टिस करता था तो मैं क्या करता था कि कार्टून मूवीज जो होती है ना, कार्टून मूवीज उनको मैं सुनता था, देखता नहीं था, उनको सुनता था। एनिमेटेड मूवीज जो होती हैं उनमें इंग्लिश बहुत अच्छी होती है और उसको इंग्लिश ना बड़ी अच्छे से उसकी समझ भी आती है। क्योंकि देखिए हम लोगों का जो हम लोगों के कान है ना वो इंग्लिश सुनने के आदी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है कि अगर कोई बंदा रेगुलर कोई मुख्तलिफ लोग आपस में इंग्लिश बोले तो उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है, उसकी वजह से हमारे कान आदी नहीं होते इस चीज को सुनने के। तो हालांकि हमें इंग्लिश आती होती है, इंग्लिश जो है ना सुनने भी आती होती है सही तरह से, बोलने भी, पढ़ने भी, लिखने भी, हर तरह से। तो मेन चीज क्या आ जाती है कि यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है कि आपने इंग्लिश जो मूवीज होती हैं उनको आपने सुनना है, देखना नहीं है, सुनना है। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लेवल कानों से आपने अपना बढ़ाना है ताकि लिसनिंग आपकी अच्छी हो सके। फिर एनिमेटेड इंग्लिश मूवीज है उसको सुन के भी आप अपनी लिसनिंग इंप्रूव कर सकते हैं। फिर जो इंग्लिश न्यूज है उसको सुन के भी आप अपनी इंग्लिश जो है उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा और लिसनिंग में आपके उतने ही अच्छे बैंड्स जो है वो आ सकते हैं और इतना कोई मसला नहीं है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये 30 मिनट का पोर्शन होता है। 30 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो आपका लिसनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, जिनमें से 20 मिनट में आपको ऑडियो सुनवाई जाती हैं और आखिरी जो 10 मिनट होते हैं उनके अंदर जो है वो आपने जो भी क्वेश्चन के आंसर शीट के ऊपर आपने लिखे होते हैं लिसनिंग को सुनने के दौरान, वो आपने अपनी आंसर शीट पे नीट करके जो है वो लिखने हैं। यानी कि पहले 20 मिनट में आपको ऑडियो सुनवाई जाती हैं और फिर उसके बाद उसके जो आंसर्स होते हैं वो आंसर शीट पर उतारने के लिए आपको अलहदा से 10 मिनट दिए जाते हैं और उसके अंदर आप अपना लिसनिंग का पोर्शन बड़े ध्यान से और आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बिल्कुल बड़ा रफ सा और बड़ा जनरल सा आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल आइट्स के हवाले से कोई आइडिया नहीं है कि ये आइट्स होता क्या। और एक देखें बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि स्टूडेंट्स ना डरते बहुत है इससे, आइट्स से। तो देखें ये इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सच्ची बात है। हम में से हर बंदे को इंग्लिश बोलनी भी आती है, सुननी भी आती है, पढ़नी भी आती है, लिखनी भी आती है। सिर्फ बात है प्रैक्टिस की। जो बंदा जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा, कॉन्फिडेंटली चीजों को एक्सप्लेन कर देगा, लाइट वे के अंदर जो है ना वो टेंशन फ्री होकर जो है ना वो चीजों को मैनेज करेगा, तो यकीन मानने के इंशाल्लाह ताला कोई मसला ही नहीं है कि आप अच्छा आइट्स का टेस्ट स्कोर जो है वो ना कर सकें। कोई इस तरह की बड़ी जो है वो टेंशन नहीं है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे आती है कि जब आप लिसनिंग को सुनते हुए क्वेश्चन के आंसर्स कर रहे होंगे ना, तो उसमें आपके स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए, ना आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके स्पेलिंग गलत होंगे तो अगर आपका आंसर ठीक भी है तो वो गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये इंग्लिश का टेस्ट है। और इसी तरह अगर आपका जो है वो होता है ये ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक आप करते हैं, लाइक कोई प्रॉपर नाउन अगर आप लिख रहे हैं और किसी चीज का नाम लिख रहे हैं और उसके नाम के पहला अल्फाबेट को आप बड़ा नहीं लिख रहे, तो तब भी वो चीज गलत जो है ना वो हो जाती है, चाहे आपने सही क्यों ना लिखा हो। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ओके, अब लिसनिंग को करने से पहले आपने किन चीजों का ध्यान में रखना है।
आपने लिसनिंग को सुनने से पहले जो टेक्स्ट आपके सामने आया होगा, जो पोर्शन आया होगा, उसको आपने पहले अच्छे से पढ़ लेना है कि यार ये क्वेश्चन किस किस चीज से रिलेटेड है, ताकि जब आप लिसनिंग को सुने तो आपका ध्यान जो है ना वो उन्हीं पोर्शंस की तरफ जाए, उन्हीं आंसर्स की तरफ जाए जो कि लिसनिंग में आप सुनना चाह रहे हैं। तो इसलिए पहले से क्वेश्चंस को पढ़ना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लिसनिंग को सुनने से पहले जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ना एक दफा बहुत जरूरी है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और उनका आंसर जो है वो क्या हो सकता है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो भी दी गई होंगी वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उनको पढ़ना और उनको अच्छे से जो है ना फॉलो करना जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर जब आप क्वेश्चंस एक दफा पढ़ लेते हैं ना तो आपको ये पता होता है कि लिसनिंग को सुनते हुए इनका आंसर कहाँ पे आएगा, तो उसके मुताबिक जो है ना वो आप बड़े आराम से जो है वो आंसर ढूंढ के लिसनिंग के मुताबिक आप आंसर जो है वो दे सकते हैं। क्योंकि जो कि आपने क्वेश्चंस पहले से पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि यार इस तरह से इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिसनिंग के टेप के अंदर आएगा, तो जनाब मैं जल्दी से उसको लिख लूंगा। समझ रहे हैं ना बात? तो फिर आपको पहले से पता होगा कि किन चीजों को आपने तवज्जो से सुनना है और किन चीजों को आपने स्किप करना है, और आंसर आप पहले से प्रेडिक्ट करके बैठे होंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके आंसर गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे पहले क्वेश्चन पढ़ने की वजह से। ठीक है, तो इस तरह फिर आपके लिए जो है ना वो आसानी हो जाती है, चीजों को मैनेज करना जो है वो आसान हो जाता है लिसनिंग के हवाले से। क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने मैक्सिमम खुद तैयारी की थी अपनी आइल्स के हवाले से। तो उसके अंदर मैंने ना ये देखा था कि अगर हम लिसनिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ना तो इसके अंदर आप बड़े अच्छे बैंड्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं, और 9 में से 9 बैंड्स भी इसके अंदर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जितना आपके हर पोर्शन के अंदर बैंड ज्यादा होंगे, लाइक लिसनिंग में आपने 9 बैंड्स ले लिए, रीडिंग में आपने अच्छे बैंड यानी 7 to 7.5 बैंड स्कोर कर लिए, राइटिंग में आपने अच्छे कर लिए और स्पीकिंग में कर लिए, तो ओवरऑल फिर आपका टेस्ट स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, और आप अपना जो टेस्ट स्कोर है उसको बड़े आराम से जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है जनाब आपके पास अगला सेक्शन। अगला सेक्शन जो होता है वो होता है आपका रीडिंग का सेक्शन। अब जो रीडिंग का आपका सेक्शन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि टोटल 1 घंटे का ये पोर्शन होता है। यानी कि जब आपने जो है वो लिसनिंग कर ली तो लिसनिंग के बाद अगला पोर्शन कौन सा आता है आपके पास? रीडिंग का। अब रीडिंग बेसिकली क्या होती है? रीडिंग ये होती है कि आपको ना मुख्तलिफ किस्म के पैसेजेस दिए जाते हैं। जिस तरह के आप लोगों ने देखा होगा कि 8th 9th 10th में 7th 8th के अंदर ना आपको पैसेजेस दिए जाते थे और उन पैसेजेस को आपने पढ़ना होता था और नीचे क्वेश्चंस दिए जाते थे और आपने उस पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन को आपने आंसर करने की कोशिश करनी होती थी। इसको हम बोलते थे कॉम्प्रिहेंशन। क्या बोलते थे इसको हम? कॉम्प्रिहेंशन। समझ लेंगे ये भी कॉम्प्रिहेंशन ही है जो कि आइल्स की रीडिंग वाले पोर्शन के अंदर जो है वो आपसे पूछी जाती है। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है जी कि टोटल 1 घंटे का ये पोर्शन होता है। जो ये रीडिंग वाला पोर्शन होता है ये टोटल 1 घंटे का पोर्शन होता है। इसमें टोटल 3 पैसेजेस आपसे पूछे जाते हैं, 40 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, 1 मिनट अजान हो रही है, इंशाल्लाह ताला अभी अजान जो है वो हम सुन लें, उसके बाद फिर यहीं से हम इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रखते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जज़ाकल्लाह। ओके गाइस, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अजान खत्म हो गया, तो अब हम दोबारा इंशाल्लाह ताला इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग थे जनाब कहाँ पे? रीडिंग वाले सेक्शन के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने 7th 8th 9th 10th के अंदर कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन तो किया ही होगा सबने, जिसके अंदर पैसेज दिया जाता है, नीचे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, पैसेज को पढ़ के आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो रीडिंग वाले पोर्शन में भी यकीन करें ऐसे ही है कि आपको मुख्तलिफ 3 पैसेजेस दिए जाते हैं। उन पैसेजेस को आपने 1 by 1 जो है वो पढ़ना होता है और पढ़ के और उस क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो आपने करने होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है जी, टोटल 1 घंटे का आपके पास टाइम होता है। रीडिंग वाले सेक्शन में कितनी देर का? 1 घंटे का टाइम होता है। कितने पैसेजेस आपने सॉल्व करने? 3 पैसेजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम आपके पास आता है ऑन एन एवरेज। 20 मिनट एक पैसेज को दिए, 20 मिनट दूसरे को दिए, 20 मिनट आपने तीसरे को दिए, तो टोटल कितने मिनट हो गए? 60 मिनट आपके पूरे हो गए। अब इस पोर्शन में सवाल कितने आपसे पूछे जाते हैं? रीडिंग वाले सेक्शन में 40 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन के आंसर आप सही करते जाएंगे आपका टेस्ट स्कोर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि आपका टेस्ट स्कोर जो है वो ज्यादा होता जाएगा। अब एक पैसेज जो है उसके अंदर एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो पैसेज होता है इसके अंदर वर्ड्स कितने होते हैं? अराउंड कितना लंबा होता है ये? तो तकरीबन जो एक पैसेज होता है ना उसमें तकरीबन 500 से लेकर ना 900 वर्ड्स के करीब करीब होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर जो है ना वो सवाल पूछे जाते हैं रीडिंग वाले सेक्शन में। लेकिन यकीन करें कि ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक बच्चों के ना माइंड में एक हवा बना होता है कि सर पता नहीं आइल्स बड़ा मुश्किल है, तो हमें ना आइल्स के बगैर वाले कोई स्कॉलरशिप्स है ना वो बताएं, हमने वहां पे जाना है। जबकि यकीन माने कि अगर कोई भी बंदा आइल्स कर लेता है ना तो वो दुनिया के 90% बल्कि 100% स्कॉलरशिप्स पर तकरीबन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। बाकी एक दो और रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा कुछ जगह पे होती हैं, अदरवाइज
मैक्सिमम जगह पे आइल्स की ही रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बच्चे जिन्होंने नहीं किया होता ना, तो वो मैक्सिमम उन जगह पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं रहते हैं, जितना मर्जी अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कोशिश करें कि आप आइल्स जो है जरूर करें, उसके अच्छे से टेस्ट स्कोर आप जरूर लें, उसका बहुत ज्यादा फायदा। एनीवेज, तो दो पोर्शन मैंने आप लोगों को बताया कि एक पोर्शन आपका आ गया लिसनिंग वाला, दूसरा पोर्शन कौन सा आ गया आपका रीडिंग वाला। अब ये रीडिंग वाला जो पोर्शन होता है, इसके अंदर आपने क्या करना है जनाब के, इसमें जैसे कि मैंने बताया कि 40 सवाल हैं, हर सवाल का एक नंबर होता है, जितने सवाल के आंसर सही होंगे उतना टेस्ट स्कोर आपका ज्यादा होगा रीडिंग के अंदर, ठीक है जी। अगेन स्पेलिंग अगर आप इसके अंदर पोर्शन में भी गलत होंगे तो आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे, अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आप करेंगे तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। लेकिन एक इसमें फायदा यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, रीडिंग के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि अगर आपके कोई आंसर गलत हुए भी है ना, तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, यानी कि नेगेटिव में नहीं जाएंगे, ठीक है। जो गलत है सिर्फ उसी के कटेंगे, बाकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो सच नहीं होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब एक और सवाल फिर अगेन जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि अच्छा सर ये जो रीडिंग वाले पैसेजेस होते हैं ये आते कहाँ से हैं, यानी कि हर आइल्स के टेस्ट में मुख्तलिफ किस्म के पैसेजेस आते हैं, तो ये पैसेजेस कहाँ से आते हैं? तो ये पैसेजेस जो हैं ये मैगजीन से आते हैं, मैगजीन्स में से हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स में से हो सकते हैं, जर्नल्स में से हो सकते हैं, साइंटिफिक आर्टिकल्स टाइप वो इन जनरल जो है वो हो सकता है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए आइल्स का जो बेसिक सिलेबस होता है ना, ये अनलिमिटेड होता है। इसके अंदर मैं ना देसी तरीके से स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स पता होने चाहिए, बाकी काम जो है वो आसान है, वो सीधा सीधा है, वो उसमें कोई इतना बड़ा मसला या कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, वो गाड़ी फिर चाहे मेहरान आप चलाएं तो करोला चलाएं, तो चाहे आप होंडा चलाएं, आपको जब एक दफा गाड़ी चलानी आती है ना तो फिर आप उस गाड़ी को चलाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने ब्रेक कैसे लगानी है, तो गियर कैसे लगाना है, तो स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करना है। तो आइल्स में भी ऐसे ही है कि आपको जनरल टिप्स और ट्रिक्स का जब पता होगा ना कि यार लिसनिंग में कैसे अच्छे बैंड मुझे लेने हैं, रीडिंग में कैसे लेने हैं, राइटिंग में कैसे लेने हैं और स्पीकिंग में कैसे लेने हैं, तो वो आप ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ माइंड को इसमें आपने रिलैक्स रखना होता है तैयारी के दौरान। आइल्स की तैयारी के दौरान बिल्कुल रिलैक्स करके कंसंट्रेशन के साथ जब आप तैयारी करते हैं ना, तो आप इसके अंदर बड़े मैक्सिमम और अच्छे बैंड जो है इसमें स्कोर कर सकते हैं। और आपको यकीन करें किसी एकेडमी किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं होती, किसी जगह पे तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, बड़े आराम से आप चीजें जो है ना उनको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब रीडिंग के अंदर जो एक मसला जो आता है ना सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स के रीडिंग के अंदर बैंड जो है ना वो कम हो जाते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट है। क्योंकि 20 मिनट के अंदर एक पैसेज को पढ़ना, फिर उसको क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, फिर क्वेश्चन के आंसर्स को निकालना और उसको लिखना आंसर शीट पे, तो उसके लिए 20 मिनट थोड़ा सा टाइम कम होता है। और उसका एक ही हल है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना ज्यादा आपको इसका फायदा होता जाता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है ना वो आपकी इंग्लिश की जो एबिलिटी है या इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी जो होती है बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, सुनने की ना, वो इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से जो है ना इंसान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद आ जाता है जनाब आप जो रीडिंग वाला आपका पोर्शन होता है ना, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो आपसे पूछे जाते हैं। अमूमन रीडिंग वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर जनाब आपको समरी कंप्लीशन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, यानी कि कोई समरी दी गई है और उसको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दी गई है और उसको समरी को आपने पूरा करना है पैसेज को पढ़ने के बाद, तो समरी कंप्लीशन के क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं। फिर मैचिंग हेडिंग्स टू पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो पैसेजेस दिए गए हैं, एक पैसेज में मुख्तलिफ किस्म के पैराग्राफ दिए गए हैं और हर पैराग्राफ को आपने एक हेडिंग अलॉट करना है और वो हेडिंग्स दिए गए हैं क्वेश्चंस में, और अब आपने ये बताना है मिसाल के तौर पर 5 पैराग्राफ्स हैं, 5 हेडिंग आपने अलॉट करनी है और ऑप्शंस आपके पास हैं 10 की। तो पहले आप पैसेजेस पढ़ते जाएंगे, उनको समझेंगे और फिर देखेंगे कि ऑप्शंस के अंदर जो पैराग्राफ्स के हेडिंग्स दिए गए हैं उनमें से कौन से वाला सही है और कौन से वाला गलत है। तो फिर आप अपनी मर्जी से उनको मैच करेंगे हेडिंग्स को पैराग्राफ्स के साथ, और इस तरह के क्वेश्चंस भी इसके अंदर आ सकते हैं रीडिंग के अंदर। फिर उसके अलावा रीडिंग के अंदर जो है ना 2 तरह के मजीद क्वेश्चंस एक आते हैं, एक यस नो और नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस होते हैं और एक ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस जो है होते हैं। 2 तरह के ये क्वेश्चंस भी इसके अंदर रीडिंग में आ सकते हैं। फिर रीडिंग में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनका आपको ऑलरेडी पता है कि एमसीक्यूज क्या होते हैं, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा या 3 ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होती है, उस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं। फिर उसके बाद जनाब टेबल कंप्लीशन का क्वेश्चन रीडिंग के अंदर आ सकता है कि टेबल एक दिया गया और उस टेबल को जो है वो आपने फिल अप करना है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दी गई होती हैं और आपने जनाब उस टेबल को जो है वो फिल अप करना है आफ्टर रीडिंग द पैसेज जो कि आपको दिया गया।
उसके बाद मैचिंग इफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको आ सकते हैं रीडिंग के अंदर। फिर सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के वो क्वेश्चंस भी आपको रीडिंग में आ सकते हैं, एंड सो ऑन। तो मुख्तलिफ कोई 8-10 तरह के ना क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको रीडिंग में जो है वो पूछे जाते हैं और उनको आपने सॉल्व करना होता है। और टाइम कितना होता है इसके लिए? 1 घंटा। और कितने सवाल आपने हल करने होते हैं रीडिंग में? 40 सवाल हल करने होते हैं। जितने सवाल ज्यादा हल करते जाएंगे आपका टेस्ट स्कोर रीडिंग में बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं राइटिंग का। तीसरा पोर्शन कौन सा था हमारा? राइटिंग का। अब राइटिंग में बेसिकली क्या होता है, ये भी बहुत आसान पोर्शन है आइल्स का, वेरी वेरी इजी। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस या कोई इतना बड़ा मुश्किल चीज इसमें नहीं है। इसमें क्या होता है जी, ये भी 1 घंटे का पोर्शन होता है। 2 इसमें टास्क आपने हल करने होते हैं, एक टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 जो है उसको हल करने के लिए आपके पास कितने मिनट होते हैं? 20 मिनट। टास्क 2 को हल करने के लिए आपके पास कितने मिनट होते हैं? 40 मिनट। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 60 मिनट। तो 1 घंटे का आपको राइटिंग के लिए टाइम दिया जाता है। अच्छा, अब देख लें लिसनिंग में आपको कितना टाइम मिला? आधे घंटे का। उसके बाद रीडिंग में कितना टाइम मिला आपको? 1 घंटे का। राइटिंग में आपको कितना टाइम मिला आपको? फिर 1 घंटे का। तो टोटल कितने मिनट ये हो गए? 2 घंटे और 30 मिनट, और इंक्लूडिंग ब्रेक्स वगैरह मिला मिलू के 2 घंटे और 45 मिनट का तकरीबन आइल्स का पेपर होता है। आइल्स का पेपर 2 घंटे और तकरीबन 45 मिनट का होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो राइटिंग के अंदर जो दोनों टास्क होते हैं वो उनमें टास्क 1 कौन सा होता है और टास्क 2 किस तरह का होता है। टास्क 1 की अगर हम बात करते हैं तो टास्क 1 में क्या होता है जी कि कोई भी आपको ना डायग्राम दी जा सकती है, या कोई भी आपको टेबल दिया जा सकता है, या कोई चार्ट दिया जा सकता है, या कोई ग्राफ दिया जा सकता है, कोई लाइन ग्राफ दिया जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो वो ग्राफ को या उस टेबल को या उस डायग्राम को आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होता है। ये है आपका टास्क 1 कि कोई भी डायग्राम आपको दी गई है और उसको आपने एक्सप्लेन करना। उसकी सिंपल बेसिस एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं कि जिस तरह थीसिस लिखते हैं ना, एमफिल वाले बच्चे थीसिस लिखते हैं या पीएचडी वाले लोग लिखते हैं, तो उसके अंदर रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला एक पोर्शन होता है। ठीक है जी, ये एमफिल वाले स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं। तो उसके अंदर जब आप ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं ना कि इस ग्राफ में कैसे चीजों को बताया गया और किस तरह बताया गया, इंग्लिश में जैसे एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही आपने जो राइटिंग वाला सेक्शन है उसके अंदर जो है वो इसको एक्सप्लेन करना है। और ये यकीन माने कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ आपने चीजों को देखते जाना है, डिस्क्राइब करते जाना है, और अल्लाह अल्लाह खैर सला आपका टास्क 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, अब जो टास्क 1 होता है उसमें कितने वर्ड्स आपने लिखने होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल जो कि आइल्स के अंदर बताया गया, उसमें कितने आपने पोर्शन लिखने होते हैं, उसमें आपने करना होता है जनाब 250 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं टास्क 1 के अंदर। 150 वर्ड्स जो है ना वो आपने लिखने होते हैं टास्क 1 के अंदर, जिसमें आपको कोई भी डायग्राम या कोई भी चीज दी जाती है। अब उसके बाद और 20 मिनट्स में आपने उसको पूरा करना होता है। उसके बाद आ जाता है टास्क 2। टास्क 2 जो होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है किसी भी तरह का। वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपको आइल्स में राइटिंग सेक्शन में टॉपिक आ जाएगा कि भाई आप ये बताएं कि आप रेस्टोरेंट में खाना ज्यादा पसंद करते हैं कि घर में खाना ज्यादा पसंद करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस चीज के हवाले से आप किसके फेवर पे और किसके अगेंस्ट हैं, आप बताएंगे। ठीक है, लाइक जैसे मुझे जो है आइल्स का जब मैंने टेस्ट दिया था तो मुझे क्वेश्चन आया था कि क्या आप ये समझते हैं कि जो स्टार्स होते हैं, शोबिस के स्टार्स हैं या क्रिकेट के स्टार्स हैं, क्या उनको अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए डोनेशन कलेक्शंस करने के लिए ताकि वो इदारों की हेल्प आउट कर सकें। आप उसके फेवर में हैं कि आप उसके अगेंस्ट हैं? तो मैंने कहा भाई मैं तो उसकी फेवर में हूँ। तो फिर मैंने जो है ना वो उसकी फेवर में मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स आपने देनी होती हैं, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जब एग्जाम्पल मैंने दी, उनमें कौन कौन सी एग्जाम्पल दी थी? मैंने इमरान खान की एग्जाम्पल दी, शौकत खान ने उसमें बनाया। फिर उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दी थी शहजाद रॉय की कि उसने तालीम के हवाले से बड़ा काम किया। जवाद अहमद जो सिंगर था उसने तालीम के हवाले से जना बड़ा काम किया। फिर इंजलिना जूली जो थी उस टाइम वो यूएन के अंदर बड़ा जबरदस्त जो है ना वो काम कर रही थी वेलफेयर वगैरह की एक्टिविटीज के हवाले से। ठीक है, इब्रारुल हक का फिर मैंने बताया कि जनाब वो अपना सहारा ट्रस्ट जो है ना वो चला रहा है, एंड देन सो ऑन। तो इस तरह मैंने जो है ना मुख्तलिफ चीजों को एक्सप्लेन करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ चीजों के साथ बताया कि भाई मैं तो इसकी फेवर में हूँ कि स्टार पार जो है उसको लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प की जा सके। तो इस तरह का टॉपिक जो है ना वो आपको राइटिंग वाले सेक्शन के अंदर आ सकता है और उसको आपने 250 वर्ड्स के अंदर जो है ना वो एक्सप्लेन करना होता है। टास्क 1 कितने वर्ड्स का होता है? 150 वर्ड्स का। और टास्क 2 कितनी देर का होता है? 250 वर्ड्स का। टास्क 1 जो होता है उसके अंदर आपने कोई भी डायग्राम या चार्ट या ग्राफ को एक्सप्लेन करना होता है। टास्क 2 जो आपका होता है उसके अंदर आपने कोई भी आपको टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना होता है अपने उसके फेवर में, चाहे आप उसके अगेंस्ट, वो डिपेंड करता है।
अच्छा, अब इसके अंदर ये आ गया आपका कौन सा वाला पोर्शन, राइटिंग वाला पोर्शन। अब हम चलते हैं लास्ट आपका जो पोर्शन आ जाता है वो जनाब आ जाता है आपका स्पीकिंग का पोर्शन। अब आइट्स में स्पीकिंग का टेस्ट कैसे लिया जाता है? पहले तो ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि आइट्स में जब स्पीकिंग का टेस्ट लिया जाता है तो वो मेन टेस्ट डे वाले दिन नहीं होता। टेस्ट डे वाले दिन 3 पोर्शंस का टेस्ट होता है, ठीक है, या जो जिनमें एक लिसनिंग आता है, एक रीडिंग आता है और एक राइटिंग आता है। और जो स्पीकिंग वाला पोर्शन होता है उसका जो टेस्ट होता है वो मेन टेस्ट डे के 7 दिन के अंदर अंदर पहले या बाद में हो सकता है, ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब लाइक जैसे मेरा जब स्पीकिंग का टेस्ट हुआ था, आइट्स का जब मैंने टेस्ट दिया था तो मेरा हुआ था एक होटल है फैसलाबाद का, काफी फेमस होटल है, वहां पे मैंने उसका टेस्ट जो है ना वो दिया था, ठीक है। वहां पे उन्होंने बुकिंग की थी, या वो कोई मार्की वगैरह बुक करवा सकते हैं ब्रिटिश काउंसिल वाले वगैरह वगैरह, तो वहां जाके जो है ना वो सिंपल स्पीकिंग का जो है ना वो टेस्ट हो जाता है। अब स्पीकिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्पीकिंग बहुत ही आसान है और स्पीकिंग के अंदर भी आप मैक्सिमम बैंड स्कोर कर सकते हैं, यकीन करें, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिर्फ यह है कि आपकी थोड़ी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा फ्लो आपका जो है वो बेहतर होना चाहिए। बाकी यकीन करें कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि जनाब आपको बहुत ही कोई हाई फाई आपकी इंग्लिश हो, अमेरिकन एक्सेंट के अंदर आप गुफ्तगू कर रहे हो या कुछ नहीं। आपने सिंपल अपनी जिस तरह हम देसी जुबान में इंग्लिश बोलते हैं आपने वैसे बोलनी है, लेकिन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का ख्याल करना है। ये नहीं है मिलक को मिलक आप करके बोलना शुरू कर दें या आप इंग्लिश को सही प्रोनाउंस ना करें तो तब फिर थोड़ा सा मसला हो सकता है। अदरवाइज अगर आपकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, थोड़ी सी अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर आपका बूस्ट अप और आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है, ये 3-4 चीजें अगर आपकी अच्छी हैं और आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कॉन्फिडेंट है, तो यकीन करें कि स्पीकिंग के अंदर आप मैक्सिमम बैंड स्कोर कर सकते हैं। मसला ही कोई नहीं है, ऐसा सच्ची बात है, कोई मसला नहीं है। अब जो स्पीकिंग का पोर्शन होता है उसका टेस्ट कैसे होता है, उसमें टोटल 3 पोर्शन जो है ना वो पूछे जाते हैं और ये पैट ऐसे ही है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि सबसे पहले जब आप स्पीकिंग के लिए आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं ना तो एग्जामिनर, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, एग्जामिनर आपकी ना आवाज को रिकॉर्ड करता है। स्पीकिंग के टेस्ट के लिए एग्जामिनर आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है क्योंकि बाद में वो रिकॉर्डिंग को सुनेगा और उसकी बेस पे फिर आपको नंबर देगा। समझ रहे ना बात? तो इसलिए जो है ना ये जरूरी है कि जब आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपने रिकॉर्डर का जो है ना वो इस्तेमाल करना। वॉइस रिकॉर्डर हर मोबाइल के अंदर मौजूद होता है, तो आपने वॉइस रिकॉर्डर के जरिए अपनी रिकॉर्डिंग जो है ना वो उसकी प्रैक्टिस करनी है और उस रिकॉर्डिंग को फिर सुनना है। तो उससे आपको पता लगेगा कि आपके बोलने में कितनी कमी है, अटक तो नहीं रहे या गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, सो ऑन। अच्छा, अब स्पीकिंग के अंदर जो मैंने आपको बताया कि 3 पोर्शन जो है ना वो आपको ने कवर अप करने होते हैं। स्पीकिंग के पोर्शन को कवर अप करने के लिए आइट्स के टेस्ट में सबसे पहले आ जाता है जनाब आपके पास कि आपने इंट्रोडक्शन जो है ना वो अपना देना है, इंट्रोडक्शन देना। अब इंट्रोडक्शन आपने अपना कैसे देना है कि आपने अपने बारे में बताना है एग्जामिनर को। ये आपके स्पीकिंग के मॉड्यूल का पहला पोर्शन होता है जिसकी बेस पे आपको जज किया जाता है कि आपकी इंग्लिश कैसी है। आपने अपना इंट्रोडक्शन देना और कोशिश करनी है कि लंबा इंट्रोडक्शन दें। आपने जो शुरू करना है ना अपने बर्थ प्लेस से लेके कहाँ पे आप पढ़े हैं, स्कूल आप कहाँ का है, स्कूलिंग कहाँ की है, कॉलेज कहाँ से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी कहाँ से पढ़े हैं, किस चीज में डिग्री ली है, आपकी हैबिट्स अच्छी गुड हैबिट्स क्या हैं, बैड हैबिट्स क्या हैं, आप अपने मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं, आप जो है ना रेस्टोरेंट में खाने ज्यादा पसंद करते हैं कि बाहर खाना पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। यानी आपने अपनी जात के बारे में हर चीज जो है ना वो इंट्रोडक्शन के अंदर इन जनरल जो है वो एक्सप्लेन करनी है। क्योंकि मेन मकसद एग्जामिनर का ये होता है जानना, जो स्पीकिंग का टेस्ट ले रहा होता है कि यार ये बंदा इंग्लिश बोलने में कैसा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अच्छा सा इंट्रोडक्शन जो है वो अपना तैयार करना होता है। उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने अपना 4-5 पेजेस का इंट्रोडक्शन पहले तैयार किया था और उसकी ना मैं डेली प्रैक्टिस करता था घर पे। अब मेरे साथ बोलने वाला कोई तो था नहीं, अक्सर लोगों का यही मसला होता है कि उनके साथ इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं होता। तो फिर मैंने ना शीशे को ही अपना साथी बना लिया था, यानी अपने आप को ही अपना साथी बना लिया था और फिर मैं एक शीशे के सामने खड़ा होकर जो है ना वो डेली प्रैक्टिस करता था और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फ्लोएबिलिटी जो थी ना मेरी लैंग्वेज की वो इंप्रूव होती गई और मेरे स्पीकिंग के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 7.5 बैंड जो थे वो इजीली मैंने अचीव कर लिए थे अपने स्पीकिंग वाले पोर्शन के अंदर। अच्छा, तो पहला पोर्शन जो आपका स्पीकिंग के टेस्ट में आपसे पूछा जाता है वो आ गया आपका इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पर आपसे जो चीज एग्जामिनर आपसे पूछता है वो ये होता है कि आपने किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है। वो टॉपिक एग्जामिनर आपको टॉपिक देगा और उस टॉपिक के ऊपर आपने बोलना होगा और वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर वो टॉपिक हो सकता है कि जनाब बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ क्या है या वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ क्या है, या आपकी वर्क प्लेस जो है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करें, या आप लैपटॉप्स के बारे में एक्सप्लेन करें, नियाग्रा फॉल जो कनाडा में है उसके बारे में एक्सप्लेन करें, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके बारे में एक्सप्लेन, यानी कुछ भी एग्जामिनर आपको कोई भी टॉपिक दे सकता है कि भाई ये टॉपिक है, उसके ये पॉइंट्स हैं, आप इनको जल्दी जल्दी 1 मिनट आपके पास है, इसको जरा जल्दी जल्दी पढ़ लें एक दफा और उसके बाद आपने एग्जैक्ट 1 मिनट के बाद उसको बोलना शुरू कर देना।
तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किसी भी तरह का टॉपिक आपको हो, उसको आप इसके पॉइंट्स अगर एक दफा जल्दी से देख लेते हैं तो आप अपने माइंड में एक स्केच बना लेंगे और उसके मुताबिक आप उसको बोलना शुरू कर देंगे और बोले जाएंगे। तब तक आपने बोलते जाना है जब तक कि आपको एग्जामिनर रुकने का इशारा नहीं कर देता। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है और बाद में इसी रिकॉर्डिंग को सुन के एग्जामिनर आपको नंबर देगा, इसलिए ना आपको अटकना चाहिए, ना आपको हकलाना चाहिए, ना वर्ड्स को आपने रिपीट करना है। और आप इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं स्पीकिंग की? वो तैयारी आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपने अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग जो है उसको सुनना है बार बार। उससे आपको ये पता लगेगा, यानी एक दिन आप बोले अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग सुने, दूसरे दिन आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग सुने, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता फील होगा कि आपकी इंग्लिश जो है ना वो बेहतर हो रही है, आपकी जुबान, आपके जॉज अच्छे से मूव कर रहे हैं, आपकी फ्लोएबिलिटी बेहतर हो रही है, आप हकला कम रहे हैं, वर्ड्स को आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो रहा है, आप बड़ा रिलैक्स होकर इंग्लिश को बोल रहे हैं। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता, जिसको कहते हैं ना जंग लगा होता है पहले जुबान को, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जंग खुलना शुरू हो जाता है और इंसान की फ्लोएबिलिटी जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए स्पीकिंग के अंदर भी आप मैक्सिमम बैंड स्कोर कर सकते हैं जिस तरह आप लिसनिंग में कर सकते हैं। तो इस जो स्पीकिंग के अंदर मैंने बताया कि पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, वो आपने पहले से अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लेना, कोशिश करना 4 से 5 मिनट का, और उसको डेली बोलने की प्रैक्टिस करनी है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है आपको कोई भी टॉपिक आपने तैयार करना होता है। अब वो जो टॉपिक पर्टिकुलर होता है वो टॉपिक कोई भी टॉपिक आपका हो सकता है जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है जब एग्जामिनर जो है वो आपको जो भी कहेगा, और उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो फिर आपने घर पे भी, यानी कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने हमेशा अपनी आवाज की रिकॉर्ड करके जो है उसको सुनना है, उसी से आपको पता लगेगा कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। तीसरा पोर्शन जो स्पीकिंग का आपका आ जाता है वो पोर्शन होता है जनाब कि जिसके अंदर एग्जामिनर ना आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करता है। वो क्रॉस क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, वो टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं और टॉपिक से हटके भी हो सकते हैं, ठीक है, और आपने उनको इंग्लिश में ही आंसर करना होता है, ठीक है जी। तो ये 3 पोर्शंस जो होते हैं ना, ये आपके स्पीकिंग के मॉड्यूल के होते हैं या स्पीकिंग के पोर्शन के होते हैं, जिनमें एक इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पर होता है आपको टॉपिक जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है, और तीसरे नंबर पर आपसे क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, और इस तरह आपका स्पीकिंग का पोर्शन जो है वो खत्म हो जाता है। तो अब अगर मैं इस सारे जो ओवरऑल मैंने आइट्स के हवाले से आप लोगों को बड़ा ही ब्रीफ, ये सच्ची बात मैं आपको बताऊं, बड़ा ही ब्रीफ और बेसिक इंफॉर्मेशन अभी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया है कि आइल्स बेसिकली होता क्या है, इसका एब्रीविएशन, ये किस चीज का एब्रीविएशन है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दुनिया के 90% से ज्यादा स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं रहते। यानी इससे आप अंदाजा लगा लें कि आइल्स की कितनी ज्यादा अहमियत है यहाँ स्कॉलरशिप अटेनमेंट प्रोसेस के अंदर। और अगर वैसे भी अगर आप इंग्लिश अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप आइल्स का टेस्ट दें, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएंगी, जो कि ना सिर्फ जॉब के लिए जरूरी है, बिजनेस के लिए जरूरी है, बल्कि आगे स्कॉलरशिप के लिए भी जरूरी है। तो अगर मैं इस सारे को थोड़ा सा समराइज करूं तो जो आइल्स होता है उसके जो टेस्ट होता है वो आप उसमें टोटल 4 उसके पोर्शंस होते हैं, जिनमें एक आपका लिसनिंग का होता है, एक रीडिंग का होता है, एक राइटिंग का पोर्शन होता है, और आखिर में आपका स्पीकिंग का पोर्शन होता है। और इसको तैयार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना आप रिलैक्स होकर तैयारी करेंगे उतना ज्यादा जो है वो आपको इसका फायदा होगा। तो ये मैंने कोशिश किया कि मैं आपको जनरली थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं कि बेसिकली आइल्स होता क्या है, और यकीन करें कि ये कोई इतना बड़ा हवा नहीं है जो स्टूडेंट्स जो है ना हवा बना लेते हैं कि यार सर, और यकीन करें कि मुझे ना रेगुलर बेस पे स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं कि सर हमें ऐसे स्कॉलरशिप्स बताएं जिनमें आइल्स की डिमांड ना हो, और वो ले दे के तो थोड़े बहुत स्कॉलरशिप ऐसे रह जाते हैं पूरी दुनिया में, तो और फिर उनपे कंपटीशन उतना ही ज्यादा होता है क्योंकि हर बंदा उस पर अप्लाई कर देता है, तो फिर उसकी वजह से स्कॉलरशिप होने के चांसेस मजीद कम हो जाते हैं। इस वजह से मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि खुदा का वास्ता है आइल्स से घबराएं ना, क्योंकि हम लोग तो बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, ABCD पढ़ते आ रहे हैं, और माशाल्लाह हम लोग के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर जगह तो इंग्लिश है। तो फिर अगर हम आइल्स से डरें तो फिर मुझे बताएं फिर क्या फायदा उस चीज का, ठीक है जी। सो इसलिए कॉन्फिडेंस रखें, हर बंदा जो है वो ये चीज कर सकता है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगले आने वाले सेशन में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मजीद इनको जो है ना वो अलग-अलग हर पोर्शन को एक्सप्लेन करूंगा, यानी लिसनिंग को अलग डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, राइटिंग को, रीडिंग को और स्पीकिंग को, ताकि मजीद आप लोगों के लिए जो है वो आसानियां हो सके, ठीक है जी। तो ये था जनाब आप लोगों का आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। ये मैंने कोशिश किया कि मैं ब्रीफली चीजों को जो है वो एक्सप्लेन करूं,
कोशिश कीजिएगा कि सारी वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपको लगे कि यार ये वीडियो अच्छी है तो दूसरे लोगों के साथ जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने जो है ना वो फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।